हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोस में देखा था। अभी नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस पे आते हैं हम लोग। What would happen to the life of the cell if there was no Golgi apparatus? अगर सेल में गोल्जी apparatus नहीं होता तो क्या होता, ऐसा पूछ रहा है कि क्या होता उस सेल के लाइफ का ना, उस सेल की ज़िंदगी का पे क्या असर पड़ता। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है आपका। तो आप इस तरह के जो भी क्वेश्चंस है ना, मतलब जैसे आपके पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं ना कि अगर किसी ऑर्गेनल या ऑर्गेनिज्म में किसी ऑर्गेनिज्म में कोई ऑर्गेन या ऑर्गेनल जो है वो ख़त्म हो गया, डाई कर गया या नहीं होता, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सीधा सीधा उसके फंक्शन पे ये करना, फोकस करना है। ठीक है, कि जैसे गोल्जी एपरेटस का क्या काम है, गोल्जी एपरेटस का क्या फंक्शन है, आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था। शायद इट वाज इन पार्ट 3 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 3। उसमें मैंने आपको गोल्जी एपरेटस के वर्क, मतलब वो कैसे फंक्शन करता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, बट यहाँ फिर से आपको समझा दे रही हूँ कि गोल्जी एपरेटस जो है वो लाइसोसोम फॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, इनका ये फंक्शन है। तो मान लो अगर गोल्जी एपरेटस नहीं होता तो लाइसोसोम फॉर्म नहीं होता, है ना। तो अगर लाइसोसोम फॉर्म नहीं होता तो लाइसोसोम का क्या काम है, लाइसोसोम का काम है कि वो जो भी डेड और डैमेज्ड ऑर्गेनल्स हैं उसको डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो मतलब जो वेस्ट मटेरियल हैं वो सेल के अंदर वो जमा होने नहीं देता है ना। तो अगर वेस्ट मटेरियल, लाइसोसोम नहीं होगा तो वेस्ट मटेरियल जो है वो इकट्ठा होते जाएंगे, एक्यूमुलेट होते जाएंगे। तो ये सेल, इसकी वजह से सेल डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो लाइसोसोम, अगर गोल्जी एपरेटस एब्सेंट हुआ तो लाइसोसोम नहीं बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट है। और लाइसोसोम नहीं बनेगा तो जो डेड और डैमेज्ड ऑर्गेनल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेल में एक्यूमुलेट कर जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और जो कि अल्टीमेटली सेल के डेथ का कारण बन सकते हैं, सेल मर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एक और पॉइंट है कि गोल्जी एपरेटस अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो गोल्जी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हेल्प करता है उसके पैकेजिंग और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है उसमें। तो अगर गोल्जी एपरेटस नहीं है तो क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है वो रुक जाएगा, है ना। तो जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, सेल, इन सब में जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना है और जो फंक्शन वो मटेरियल करते हैं वो सब ठप हो जाएगा, है ना। तो मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो सेल ऑर्गेनल्स के लिए होते हैं और सेल के बाहर भी आउटसाइड जो उनका फंक्शन होता है वो रुक जाएगा, है ना। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन। आप इसको अपने वर्ड में लिख सकते हो या एज इट इज़, अगर आपको ये लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किस ऑर्गेनल को बोला था हमने, तो दैट वाज माइटोकॉन्ड्रियम। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पावर हाउस ऑफ द सेल बोला था। और क्यों बोला था ये भी पूछ रहा है आपसे, क्यों, वाई। तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी है वो सिंथेसाइज होती है, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं वो वहाँ सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से
जो ओवरऑल सेल की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है या बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। तो इसकी वजह से पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है। पावर हाउस मतलब जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा हो, एनर्जी बन रहा हो, ठीक है, तो उसे पावर हाउस बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला गया। ओके, एटीपी भी मैंने बताया था आपको, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये क्या है? ये एक यूनिट है एनर्जी की। जैसे लेंथ की यूनिट होती है ना, किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर, इस तरह से, वैसे ही एटीपी भी एक यूनिट है एनर्जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर डू द लिक्विड एंड इट इज़ अ माइनर मिस्टेक, सॉरी, यहाँ लिक्विड नहीं है, ये लिपिड है। ठीक है, तो वेयर डू द लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। जो लिपिड और प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, वो कहाँ बनता कहाँ है, सिंथेसाइज्ड कहाँ होता है? तो जो सेल मेम्ब्रेन में कॉन्स्टिट्यूटिंग लिपिड प्रोटीन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने क्या पढ़ा था कि दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसमें राइबोसोम अटैच्ड होता है, और वो जो राइबोसोम अटैच्ड है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है, और वो लिपिड और जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है फॉर्म करने में। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो है वो एमीबा फूड कैसे ऑब्टेन करता है। एमीबा अपना खाना कैसे लेता है, कैसे खाता है, न्यूट्रिशन उसका कैसे होता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से कुछ लिख सकते हो कि एमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग स्यूडोपोडिया और टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो स्यूडोपोडिया, ये एक्सटेंशन दिख रहा है आपको। तो स्यूडोपोडिया जो है वो एक्सटेंड करता है अपना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, और वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है उसी को स्यूडोपोडिया बोला गया है। स्यूडोपोडिया मतलब होता है फॉल्स फिट, मतलब नकली पैर। ठीक है, वो नकली पैर अपने फैलाता है और फूड को लपेटे में ले लेता है। ठीक है, देखो एक्चुअली, और यहाँ देखो आपको ये जो स्यूडोपोडिया उसने डेवलप किया था उसको फिर फूड के अराउंड राउंड शेप में वो किया। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पेन सेलेक्ट कर लूँ। देखिए जैसे ये जो अमीबा है यहाँ फूड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये अपना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये है, ये इसको फिंगर की तरह डेवलप करेगा, स्यूडोपोडिया जिसको मैंने कहा था, और फिर ये ऐसे राउंड कर लेगा और इसको अंदर ले लेगा, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है फूड का उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इन साइटोप्लाज्म। ओके, तो amoeba takes food using temporary finger that is called pseudopodia like extension of the cell surface जो कि plasma membrane है, which fuse over the food particles forming a food vacuoles inside the food vacuoles। अब inside the food vacuoles complex substance जो food के हैं उसको वो तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है सिंपलर वन में। ठीक है, दैट्स इट। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा था कि ये जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में पार्टिकल्स मूव करते हैं ना, तो कोई भी
ऐसा मीडियम जहाँ की एक तरफ जो कंसंट्रेशन है वो हाई है और दूसरी तरफ कंसंट्रेशन लो है, और बीच में जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, जो कंसंट्रेशन, जो मेनली वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, तो जो हायर कंसंट्रेशन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाती है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।